हेलो एवरीवन। तो आज हम बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ते हैं। वो यूपीएससी और उत्तराखंड पीएससी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आप सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए बुद्धिज़्म के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत उपयोगी होने वाली है। पूरी वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा बुद्धिज़्म के बारे में जान के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इनकी कहानी की कि जो बुद्ध थे वो उनका जन्म में जब नाम रखा गया था उनका नाम था सिद्धार्थ। वो सिद्धार्थ से मुनि कैसे बने, ठीक है। पहले बुद्ध बनने से पहले वो मुनि बने थे, उसके बाद वो बुद्ध बने। तो सिद्धार्थ से मुनि तक की कहानी अब हम पढ़ते हैं। तो इन सिद्धार्थ का जन्म हुआ था 563 बीसी में। कहाँ पे? लुम्बिनी, जो कि कैपिटल थी कपिलवस्तु की। कपिलवस्तु एक रिपब्लिक था। रिपब्लिक मतलब इसको कॉन्फेडरेशन ऑफ चीफ्स लोग चलाते थे। इसमें कोई एक राजशाही नहीं थी कि राजा होगा उसका बेटा होगा वही राजा बनेगा, ऐसा नहीं था। इसे बहुत सारे अलग अलग क्लैन के जो चीफ होते थे वो आपस में मिल के उन्होंने ये कपिलवस्तु रिपब्लिक बनाया था और वो लोग आपस में डिसाइड करके रूल करते थे, ठीक है। तो उनमें से एक क्लैन था साकी क्लैन, जिसके चीफ थे शुद्धोधन और उनके बेटे थे कौन? सिद्धार्थ, ठीक है। इनकी माता का नाम था महामाया। सिद्धार्थ जी की माता का नाम था महामाया। और एक बार रात में महामाया जी ने सपने में देखा कि एक वाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथी अपने सूंड में, एक अपने ट्रंक में एक लोटस फ्लावर लिए हुए हैं। तो जब ये ड्रीम ये अपने राज दरबार में सुनाती हैं तो लोग बोलते हैं कि आपका बहुत यशस्वी पुत्र होने वाला है। तो लुम्बिनी में एक साल ट्री के नीचे सिद्धार्थ का जन्म होता है, ठीक है। और सिद्धार्थ का नाम जब जन्म होता है तो उनका नाम शुरुआत में सिद्धार्थ ही रखा जाता है और उनका जो गौतम है वो गोत्र होता है। जैसे आजकल हम लोग कास्ट लगाते हैं, वो समय गोत्र लगाया जाता था। तो इस तरह सिद्धार्थ गौतम जो आगे चल के बुद्ध बनते हैं उनका जन्म होता है, ठीक है। अब जब इनका जन्म हुआ तो अलग अलग देशों से ज्योतिषी आए, अलग अलग राज्यों से ज्योतिषी आए, उनके राज्य से भी ज्योतिषी आए। सब ज्योतिषियों ने बोला कि ये जो हैं सिद्धार्थ ये आगे चल के यूनिवर्सल एम्परर मतलब ब्रह्मांड के शासक बनने वाले, ब्रह्मांड के राजा बनने वाले हैं, पूरे ब्रह्मांड के। लेकिन कुछ बोलते हैं कि नहीं, उनमें से एक वृद्ध ज्योतिषी बोलता है कि नहीं, ये यूनिवर्सल टीचर बनेंगे और लोगों को शिक्षा देंगे। ये सुन के जो शुद्धोधन थे वो बहुत निराश हो जाते हैं, बहुत हताश हो जाते हैं। ये सुन के तो खुश हो जाते हैं कि यूनिवर्सल एम्परर बनेंगे, लेकिन यूनिवर्सल टीचर वाली बात सुन के बहुत निराश हो जाते हैं। वो उपाय पूछते हैं। तो ज्योतिषी बोलते हैं अगर वो 4 साइंस देख लें, 4 ऐसे लक्षण देख लें जो दुख से रिलेटेड हों तो वो यूनिवर्सल टीचर ही बनेंगे। अगर ना देख पाएँ तो यूनिवर्सल एम्परर बनेगा। ये बात सुनते ही शुद्धोधन क्या करते हैं, अपने राज दरबार में ऐलान करते हैं कि सिद्धार्थ को कोई भी दुख नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ सुख के बीच पले, इनको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए और इन्होंने कभी जीवन में दुख देखा ही ना हो। अब क्या होता है, एक बार इसी तरह ये बड़े होते हैं, इनकी शादी होती है सिद्धार्थ जी की, ठीक है। अब क्या होता है, एक बार वो अपने रॉयल पार्क, अपने राज दरबार के पार्क में घूम रहे होते हैं अपने सारथी चैरियटर चन्ना के साथ। तो सारथी का नाम होता है चन्ना। अब वो जब घूम रहे होते हैं तो वो 4 साइंस देख लेते हैं। पहला साइन होता है ओल्ड मैन का, एक वृद्ध आदमी का। तो वो पूछते हैं कि ये वृद्ध आदमी कौन है। तो चन्ना बताता है कि ये ऐसा ही सभी के साथ होता है। जब भी हम एज्ड होंगे, जब भी हम लोग बड़े, जैसे जैसे हमारी उम्र बीतेगी, समय बीतेगा, हम लोग भी इस तरह से बूढ़े आदमी बनेंगे। उस बूढ़े आदमी की कंडीशन बहुत बुरी रहती है। तो वो सिद्धार्थ जी घबरा जाते हैं कि क्या मैं भी ऐसा बनूंगा। तो चन्ना जी कहते हैं कि हाँ, सभी को ऐसा वृद्ध बनना होता है समय के साथ। उसके बाद वो देखते हैं एक सिक मैन, एक बीमार व्यक्ति, वो ठंड से काँप रहा होता है और बहुत बुरी हालत रहती है। तो इनके बारे में भी सिद्धार्थ चन्ना से पूछते हैं। चन्ना कहते हैं हाँ, लगभग सभी लोग बीमार होते हैं, ठीक है। और बीमारी कई बार मृत्यु का कारण बन जाती है। उनको मृत्यु भी नहीं पता थी क्या होती है। तो अगला साइन वो देखते हैं कि एक मृत व्यक्ति को लोग लेकर जा रहे हैं क्रीमेशन करने के लिए, ठीक है। तो वो पूछते हैं कि ये कौन है। तो वो कहते हैं यही मृत व्यक्ति है, अब इसके अंदर जान और प्राण नहीं है, ना ये बोल सकता है, ना ये सुन सकता है, ना ये हिल सकता है, अब इसको हम जला देंगे, ठीक है।
या दफना देंगे, जो भी, ठीक है। तो ये बातें सुन के, ये तीनों साइंस देख के वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं सिद्धार्थ, और बहुत उनके मन में एकदम से दुख का पहाड़ आ जाता है। जिन्होंने कभी ये सब चीज़ें देखी ना हो, एकदम से ये सब चीज़ें देख ले और वो सोचे, उनको पता चले कि उनके साथ भी ऐसा होगा, तो वो बहुत घबरा जाते हैं। आखिरी में वो एक चौथा साइन देखते हैं, एक ऋषि मुनि का, जिसने पीले वस्त्र धारण किए हुए रहते हैं, और उसके चेहरे पे एक बहुत पीसफुल और कामनेस रहती है, वो शांत रहता है वो ये व्यक्ति। तो वो देखते हैं कि अगर मैं भी ऋषि मुनि बन जाऊं तो क्या पता मेरे मन में भी एक चिंता और ये सब ना रहे, और मैं भी एक शांत व्यक्ति और पीसफुल व्यक्ति बन जाऊं। अब वो डिसाइड कर लेते हैं कि उनको भी अब ऋषि मुनि बनना है। अब क्या है, इनकी वाइफ का नाम होता है यशोधरा। उन्होंने एक बेटे को जन्म दे दिया होता है जिनका नाम होता है राहुल। लेकिन वो डिसाइड कर चुके हैं कि इनको छोड़ के जाना ही है, अब इनको ऋषि मुनि बनना ही है। तो अब क्या बोलते हैं, चन्ना जिस घोड़े को चलाता था, जिसका सारथी था, उस घोड़े का नाम था कंथक। अब ये लोग रात में डिसाइड कर लेते हैं कि हमको छोड़ के जाना है राज। सिद्धार्थ चन्ना को बोल देते हैं, और इस टर्म को जब वो 29 साल की वर्ष में, 29 साल की एज में, ठीक है, जब वो अपना राज दरबार छोड़ते हैं, छोड़ के भाग के ऋषि मुनि बनने का प्रयास करने के लिए जाते हैं, तो उस टर्म को बोला जाता है महाभिनिश क्रमणा। तो महाभिनिश क्रमणा क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट गोइंग फोर्थ। जब 29 वर्ष की आयु में वो अपना राज दरबार छोड़ के ऋषि मुनि बनने के लिए जाते हैं, तो उस टर्म को बोला गया है महाभिनिश क्रमणा। और इसको डोनेट किया जाता है, डिनोट किया जाता है हॉर्स से, घोड़े से। इस साइन को, इनके महाभिनिश क्रमणा के साइन को डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब वो जब छोड़ देते हैं राज दरबार, और जब घोड़ा वापस जाता है, तो उनकी याद में, ये जो घंतक घोड़ा है सिद्धार्थ की याद में, वहीं पर ही अपने प्राण त्याग देता है, ठीक है। अब ये आगे चल के इनको एक ऋषि मुनि मिलते हैं जिनका नाम होता है अलारा कलाम। तो याद रखना, सिद्धार्थ गौतम के जो ऋषि मुनि थे, जो सबसे पहले इनके गुरु थे, वो कौन थे, अलारा कलाम। इनसे ये मेडिटेशन और उपनिषद की शिक्षा सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक 5 ऋषि मुनियों को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, और वहाँ पर उनको ज्वाइन करके वो तपस्या करने लगते हैं। इनकी तपस्या देख के जो ये 5 बाकी ऋषि मुनि होते हैं, वो उनको अपना सरदार या लीडर बना लेते हैं कि इसके अंदर बहुत एक तेज है, बहुत अच्छे से तपस्या करता है, ठीक है। और 29 साल से इनकी एज हो जाती है, 6 साल तक अपने आप को टॉर्चर करते हैं, 35 साल की इनकी आयु हो जाती है। लेकिन 6 साल तक तपस्या, इतनी ज़्यादा तपस्या करने के बावजूद भी इनको शांति नहीं मिलती, जो ये चीज़ ढूंढ रहे थे वो नहीं मिलती, और ये एकदम पतले हो जाते हैं, हाड़ मास के एक इंसान बन जाते हैं, ठीक है। और वो इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वो बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि उनको जब तपस्या करते थे तो कम खाते थे और पीते भी कम थे, ठीक है। और जब बेहोश हो जाते हैं तो वहीं पर ही किसके, पीपल के एक पेड़ के नीचे बेहोश होते हैं, ठीक है, गया में। तो वहीं पर एक औरत, लड़की आती है, वो दूध और भात इनको दे के चले जाती है, दूध और चावल, कुक्ड राइस, ठीक है, मिल्क एंड कुक्ड राइस इनको दे के चली जाती है। उसको लगता है कि ये पीपल के देवता हैं, वो पीपल को चढ़ाने आई होती है, लेकिन ये इनको दे के चली जाती है। तो वो उसको, दूध और चावल को खाते हैं, और डिसाइड करते हैं कि अब कभी भी वो पेनांस, ऐसी कड़ी तपस्या नहीं करेंगे, ठीक है। और ये बात सुनते ही इनके जो 5 डिसाइपल्स होते हैं, 5 ऋषि मुनि जो इनको सरदार मान लेते हैं, वो उनको डिस्गस्ट में छोड़ देते हैं, कहते हैं यार ये तो सही बात नहीं करी इन्होंने। तो ये एक थी कहानी सिद्धार्थ से एसेटिक बनने की। अब ये ऋषि मुनि जो तपस्या करते थे, उसके कर्म को त्याग चुके हैं, अब वो एसेटिक से बुद्धा कैसे बने, इसकी हम कहानी पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। अब क्या हुआ, इनकी आयु हो गई है 35 साल, और वो पीपल वृक्ष के नीचे, जिसको हम बोधि ट्री भी बोलते हैं, अब गया में वो बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि जब तक इनके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं उठेंगे। दूध भात खाते हैं बढ़िया। उस समय जब ये गया में बैठे रहते हैं, वो कौन सा रीजन है, वो मगध का रीजन है, और उस समय मगध का जो राजा था वो कौन था, बिंबिसार। तो कभी अगर एग्जाम में भी आए, और जनरल नॉलेज के लिए भी बेटर है, कि मगध का राजा उस समय किंग बिंबिसार था, जब गौतम बुद्ध को, सिद्धार्थ गौतम को क्या मिला, क्या बने, बुद्ध बने। अब देखिए,
अब ये सोच लेते हैं कि अब तो इनको तपस्या करनी है। तो जब ये तपस्या करने बैठते हैं तो शुरुआत में तो अच्छी अच्छी भावनाएं इनके अंदर आती हैं, गुड स्पिरिट्स आती हैं। लेकिन एक होती है बुरी स्पिरिट जिसे बोलते हैं मारा। यह रियल में कोई राक्षसी नहीं है। याद रखना, जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारे दिमाग में भी दो बातें घूमने लगती हैं। एक अच्छी बात कि चलिए हम कुछ बन जाएंगे जीवन में, और दूसरी बात कि हमें किसी ने कुछ कह दिया तो हमें बदला लेना है, हमें कुछ करना है। हमारे अंदर बहुत बुरी हमें चिंता करने लगते हैं हम लोग। तो ये जो चिंता ही है वही क्या है, मारा है। या फिर हमारा मन करता है हम पढ़ते पढ़ते बैठ रहे हैं बहुत देर से, चलिए लेट जाते हैं, चलिए यूट्यूब देख लेते हैं, कुछ यूट्यूब में कुछ रील्स वगैरह देख लेते हैं। तो ये सब क्या है, ये जो प्लेजर है, या कुछ खा पी लें, कुछ कर लें, ये सब एक्स्ट्रा प्लेजर है, सेंसुअल प्लेजर जो हमारा मन में जागृत होता है आराम करने का, समय से ना उठने का, इसी को बोलते हैं मारा। तो वही मारा राक्षसी इनको घेर लेती है कि चलो यार बहुत हो गया, बैठे बैठे टाइम हो गया, चलो अब मैं अपना राजपाट छोड़ के आया हूँ, वहीं चलता हूँ। कभी कभी चिंता भी आ जाती है। मारा बोलती है कि चलो तुम्हारा जो चचेरा भाई है वो पूरे राजपाट को तहस नहस कर रहा है, तुम्हारे पिताजी को मार रहा है, तुम जाओ उनकी रक्षा करो। तो ये सब भय और जो सेंसुअल प्लेजर है, मज़े करने की सोच, इन दोनों की वजह से हम अपने कर्म नहीं कर पाते। तो ये सब इनको घेर लेती है। तो लेकिन फिर भी ये अडिग रहते हैं, ये नहीं हिलते और अपनी तपस्या, अपना जो प्रण था कि अब वो रिडल ऑफ सफरिंग, दुख को कैसे कम किया जाए या एकदम समाप्त किया जाए, जब तक उनको इसका उत्तर नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं उठेंगे। तो ये सब सेंसुअल प्लेजर और ये सब जो भय था, भय दिखा के भी इनका कुछ नहीं हुआ। अब वो पूछती हैं कि भाई, मारा पूछती हैं कि भाई तुम इतने ज़्यादा प्योर कैसे हो सकती हो, अपनी एविडेंस दो अपने प्योरिटी का। तो अपने एविडेंस देने के लिए वो धरती माँ को टच करते हैं गौतम बुद्ध, और फिर धरती से आवाज़ आती है कि ही इज़ दी प्योरेस्ट सोल। लेकिन मारा फिर भी नहीं मानती। मारा क्या है, स्पिरिट ऑफ सेंसुअल प्लेजर है। वो अपनी 3 बेटियों को बुला लेती हैं। डिज़ायर मतलब इच्छा, प्लेजर मतलब मज़े करना, और पैसन समझ जाइए, ठीक है। इन तीनों को बुलाती है, लेकिन फिर भी गौतम बुद्ध अपने तपस्या से नहीं हिलते, ठीक है। अब क्या हुआ, बैठे बैठे उनको 49th डे हो गया है। दूध भात खाने के बाद उनको उस दिन जब वो बैठते हैं तो 49वें दिन उनको सच्चाई की जानकारी हो जाती है। और जिस दिन उनको सच्चाई की जानकारी हो जाती है, वो उस रिडल को सॉल्व कर देते हैं, सफरिंग के रिडल को। तो उस दिन उनको निर्वाण प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, निर्वाण। और इसको किससे हम डिनोट करते हैं, बोधि वृक्ष से, ठीक है। तो उनको निर्वाण प्राप्त हो जाता है, मतलब वो बुद्ध बन जाते हैं। बुद्ध मतलब क्या हुआ, वन हु इज एनलाइटेंड वन, जिसके पास ज्ञान प्राप्त हो गया, बुद्धि से बुद्ध बना है, ठीक है। जिनके पास ज्ञान प्राप्त हो गया, ठीक है। किस चीज़ का ज्ञान, किस चीज़ की सच्चाई इनको मालूम हो गई कि जो दुनिया में सफरिंग है, जो दुनिया में दुख है, उसका कारण क्या है, ठीक है। उनको इसकी सच्चाई जानकारी हो गई, ठीक है। उसके बाद ये सारनाथ में उन्हीं 5, याद है, जिन्होंने उनको छोड़ दिया था, उन्हीं 5 ऋषि मुनियों से मिलते हैं और उनको सबसे पहले अपनी टीचिंग्स बताते हैं 5 डिसाइपल्स को। कहाँ पे, डियर पार्क एक जगह है, सारनाथ एक जगह है वाराणसी के निकट, ठीक है। वहाँ पर वो अपने डिसाइपल्स को पढ़ाते हैं। यहीं वाराणसी के सारनाथ में धामेक स्तूप भी है इनका, ठीक है। याद रखना इसको, एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है। और जब ये पहला सरमन देते हैं, पहले अपनी टीचिंग्स पढ़ाते हैं इन 5 लोगों को, तो उस टर्म को बोला गया है धर्म चक्र प्रवर्तना। क्या बोला गया उसको, धर्म चक्र प्रवर्तना। अब ये डिसाइड करते हैं कि ये भिक्षु लोगों को बनाएंगे, अपनी टीचिंग्स और फैलाएंगे, ठीक है। तो इनके कुछ भिक्षु बनते हैं। देवदत्त उनका कज़न जो होता है, कृष्णा गौतमी इनकी जो दाई माँ होती है, जिन्होंने इनको पाला पोसा रहता है या पैदा किया होता है, फॉस्टर मदर, ठीक है, वो नन्स बनती है। इनके कहने पे ही ये शुरुआत करते हैं कि भिक्षु के साथ भिक्षुणी भी होनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत में इन्होंने सोचा था कि केवल भिक्षु आदमियों को ही ये भिक्षु बनाएंगे, लेकिन अपनी दाई माँ, अपनी फॉस्टर मदर के कहने पे, कृष्णा गौतमी के कहने पे, वो नन्स को भी अलाउ करते हैं, भिक्षुणियों को भी अलाउ करते हैं, ठीक है। तो ये थी इनकी कहानी, सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की।
ठीक है, अब हम चलते हैं इनकी जर्नी के बारे में। 8 महीने तक ये क्या करते थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते थे और अपनी टीचिंग्स लोगों को पढ़ाते थे, ठीक है। और बाकी 4 महीने बरसात के महीने में ये सिर्फ एक जगह रहते थे, वहाँ तब हिलते नहीं थे, एक जगह अपना डेरा डाल लेते, बाकी 8 महीने इधर से उधर घूमते रहते थे। इसी तरह 40 वर्ष बीत गए और इनका जो संघ था, देखिए 3 चीज़ें हैं बुद्ध में, इसको ज्वेल बोला जाता है, संघ, धम्म और बुद्ध, ठीक है। संघ क्या था, संघ था इनके जिन्होंने जो लोग भी भिक्षु बने हैं, इनकी टीचिंग्स को फॉलो करने वालों को संघ बोला जाता था, ठीक है। धम्म क्या होता था, इनकी टीचिंग्स को धम्म बोला जाता था और बुद्ध इन्हीं को बोला जाता था, ठीक है। तो इनका जो संघ था या बुद्धिस्ट सोसाइटी थी या ऑर्डर था, वो धीरे धीरे बहुत फैल जाता है, बहुत लोग इनकी टीचिंग्स को अपनाने लगते हैं और वैदिक टीचिंग्स को नकारते हैं धीरे धीरे। उसके अलावा अपने आखिरी बरसाती सीजन का ये कहाँ पर बिताते हैं, वैशाली के पास, ठीक है। उसके बाद ये पाव पहुँचते हैं, पाव टाउन, ठीक है। कहाँ पर, एट द एज ऑफ 80 की एज में ये पाव टाउन पहुँचते हैं और अपने फॉलोअर्स को बोलते हैं कि मेरे जाने के बाद कभी भी नया टीचर नहीं रखना, मैंने जो भी धम्म की बातें करी है, मेरी जो भी डॉक्ट्रिन है, जो भी इन्होंने पढ़ाया है, वही तुम्हें आगे टीचिंग्स देती रहेंगी, कोई भी मेरे बाद दूसरा टीचर मत रखना, ठीक है। उसके बाद 80 वर्ष की आयु में महापरिनिर्वाण, मतलब इनका देहांत हो जाता है, कहाँ पर, कुशीनारा, जिसको आप कुशीनगर बोलते हैं, ये ईस्टर्न यूपी में एक जगह है, ठीक है। कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हो जाता है, वहाँ पर भी एक स्तूपा है, ठीक है जी। तो ये है इनके जीवन की कहानी। अब इनकी टीचिंग्स देख लेते हैं क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग्स में आता है 4 नोबल ट्रुथ, और वो 4 नोबल ट्रुथ वही हैं जिनको पा के इन्होंने 49th डे में निर्वाण प्राप्त हुआ। सिद्धार्थ गौतम क्या बने, बुद्ध बने। तो क्या है 4 नोबल ट्रुथ? पहला है कि देयर इज सफरिंग, दुख तो है भाई जीवन में, कोई कह दे कि दुख नहीं है वो झूठ बोल रहा है, तो देयर इज सफरिंग। दूसरा है सफरिंग का कारण क्या है, इच्छा, डिज़ायर इज द कॉज ऑफ सफरिंग, चाहे वो इच्छा पैसे की हो, चाहे वो इच्छा पावर की हो, मनी हो, पावर हो, फेम की हो, या वो इच्छा ये हो कि लोग तुम्हें सम्मान दे, ठीक है, तो लोग तुम्हारी पूजा करें, तो लोग तुम्हारी रेस्पेक्ट करें, किसी भी प्रकार की इच्छा हो, अगर वो जब फुलफिल नहीं होती तभी लोगों के जीवन में दुख आता है, ठीक है। तो ये डिज़ायर इज़ द कॉज ऑफ सफरिंग, किसी से भी रिलेटेड डिज़ायर हो। उसके बाद ये सफरिंग एंड किया जा सकती है, जो सफरिंग जो है वो एंड की जा सकती है, कैसे, बाय नोइंग द राइट वे, बाय नोइंग द राइट वे। और ये राइट वे है क्या, ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अष्टांगिका मार्ग, नोबल 8-fold पाथ है, ये जो पूछा था ना, राइट वे, 8-fold वे टू एंड दिस सफरिंग, क्या है, ये 8 तरीके हैं। राइट बिलीफ, राइट थॉट, अच्छी सोच, राइट स्पीच, सही बोलना, राइट एक्शन, सही कार्य करना, राइट लाइवलीहुड, सही जीवन यापन करना, राइट एंडेवर, सही जगह प्रयत्न करना, राइट रिकलेक्शन, राइट मेडिटेशन, सही जगह सही से ध्यान करना। तो ये सब तरीके हैं अपनी सफरिंग्स को एंड करने के लिए। उसके अलावा इनकी एक सबसे इम्पॉर्टेंट टीचिंग थी टू फॉलो द मिडल पाथ। किसी भी तरह का एक्सट्रीम जो होता है वो बैड होता है, ठीक है। एक्सट्रीमली मज़े करना भी बैड है और एक्सट्रीमली दिन भर बैठ के किताब लेके पढ़ाई करना वो भी बैड है। आपको मध्यम पाथ अपनाना पड़ेगा ताकि आप थोड़ा बहुत जीवन में मज़े भी करें और पढ़ाई भी करें, दोनों आपको मिडिल पाथ अपनाना पड़ेगा, ठीक है। एक्सट्रीम चाहे किसी भी आइडियोलॉजी का भी एक्सट्रीम्स जो होता है वो भी बैड होता है, ठीक है। मिडिल पाथ अपनाओ, ठीक है। कंसेप्ट्स ऑफ बुद्धिज्म क्या है?
तो ये इनकी टीचिंग्स हो गई, और इनमें से इंपॉर्टेंट टीचिंग्स थी ये 8 और मिडिल पाथ। ठीक है, कहीं भी जैसे आप एक मिडिल पाथ सोचिए, जब ये पेनांस कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, तो वो भी गलत था, और जब वो राजा के दरबार में कोई भी किसी प्रकार का दुख नहीं देख रहे थे तो वो भी गलत था। इन्होंने मिडिल पाथ रहा, उन्होंने कहा खाऊंगा पीऊंगा बढ़िया आराम से, अपने शरीर को कष्ट नहीं देना है, बिना शरीर को कष्ट दिए उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। याद रखना ये चीज़, ठीक है। शरीर को कष्ट देने का कंसेप्ट बुद्धिज्म में नहीं है। अब है कंसेप्ट ऑफ बुद्धिज्म, ये ट्रांस माइग्रेशन या रीबर्थ को तो मानते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं मानते हैं। ठीक है, ये कर्मों की लॉ ऑफ कर्म कि जैसा जो कर्म करेगा वैसे फल भोगेगा, उसको भी मानते हैं। इन्होंने कभी भी गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। इन्होंने अपने अनुयायियों पे, अपने जो इनको फॉलो करते थे, अपने संघ के लोगों के ऊपर छोड़ दिया। ठीक है, इनका फेथ सभी के लिए था, ऐसा नहीं था जैसे वैदिक जो रिलीजन था वो धीरे धीरे सिर्फ अपर कास्ट के लिए रह गया था। ठीक है, जिसमें शूद्र को और विमेंस को धीरे धीरे जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन इनका जो फेथ था वो शूद्रों के लिए भी था और विमेंस के लिए भी ओपन था। ठीक है, और जो ये भी डिस्कोर्स करते थे, जो भी अपने ज्ञान देते थे लोगों को, वो अपने लोकल लैंग्वेज में ही देते थे। वैदिक रिलीजन क्या था? वैदिक रिलीजन संस्कृत भाषा का उपयोग करता था, जो कि आम जन की बातें नहीं थी, आम जन की भाषा नहीं थी। लेकिन ये पाली भाषा में लोग संवाद करते थे, उनकी आम भाषा में। ठीक है, अब बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। बुद्ध जी पैदा हुए थे 563 BC में। इनका देहांत 80 साल की एज में हो गया था। 483 BC में, कहाँ गया, 483 BC में। ठीक है, और जब इनका देहांत होता है तो उस समय राजा होता है अजात शत्रु। कहाँ का? मगध का राजा। तो वो मगध के राज्य की कैपिटल, जो कि उस समय होती राजगृह, बाद में उदयीन पाटलिपुत्र बनाता है, लेकिन उस समय राजगृह मगध की कैपिटल होती है। तो अजात शत्रु पहला काउंसिल बिठवाता है। पहला काउंसिल क्या? और इस काउंसिल का राजा तो ये होता है उस समय, लेकिन काउंसिल का जो चेयरमैन होता है वो होता है महाकश्यप। तो ये काउंसिल किस लिए बिठाई जाती है? ताकि उनकी टीचिंग्स को कंपाइल कर सकें, या आगे इस रिलीजन को या इस धम्म, उनकी धम्म की बातों को कैसे आगे प्रचार प्रसार किया जाए। तो इसलिए ये काउंसिल बैठती है। इसका चेयरमैन होता है महाकश्यप। अब उसी समय विनय पिताका लिखी जाती है। ठीक है, कौन लिखता है? उपाली नामक एक भिक्षु। ठीक है, और ये क्या है? विनय पिताका क्या है? ये रूल्स ऑफ ऑर्डर है संघ के लिए। ठीक है, कि संघ के जो लोग हैं, सोसाइटी है, जो बुद्धिस्ट सोसाइटी है, उनको किस तरह से रहना है, किस तरह से जीवन यापन करना है, वही है वो उनके लिए रूल्स है। रूल्स फॉर संघ या फिर रूल्स फॉर बुद्धिस्ट सोसाइटी। आनंद इनके एक और उपासक रहते हैं बुद्ध जी के, वो सुत्त पिताका लिखते हैं। सुत्त पिताका क्या है? ये है द ग्रेट कलेक्शन ऑफ बुद्धा सरमन ऑन मैटर्स ऑफ डॉक्ट्रिन। जो भी बुद्धा ने सरमन देते हुए अपनी बातें लोगों को पहुंचाते हुए, समझाते हुए, धम्म की बातें जो भी इन्होंने करी, ठीक है, उसका कलेक्शन था ये सुत्त पिताका। तो याद रखना, विनय पिताका क्या है? रूल्स हैं टू बी फॉलोड बाय संघ या फिर ऑर्डर। और सुत्त पिताका क्या है? सुत्त पिताका है उनकी कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट सरमन, जो भी इन्होंने बातें कही हैं धम्म की, उनका कलेक्शन है। ठीक है, ये आनंदा ने लिखी है और वो उपाली ने। महाकश्यप चेयरमैन था पहली बुद्धिस्ट काउंसिल का। अब है दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, ये काल अशोक के टाइम पे होती है। मगध का राजा काल अशोक होता है, वो शिशुनाग डायनेस्टी से संबंध रखता है। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के सब्बकामी इसके चेयरमैन है। पहले वाली के कौन थे? महाकश्यप। ठीक है, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है 100 साल बाद, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 साल बाद। कहाँ पे? वैशाली में। इसमें क्या होता है? जो संघ होता है, जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, वो 2 सेक्शंस में विभाजित हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत बार आता है, याद रखना ये चीज़ें, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा एग्जाम में। तो 2 संघ कौन से होते हैं? एक होता है स्थविरावादिन्स, कभी आ जाएगा कि स्थविरावादिन्स, इससे ज़्यादा टफ नहीं आएगा। स्थविरावादिन्स
किस रिलीजन से रिलेटेड है, तो आ जाएगा हिंदू, बुद्धिज्म, जैनिज्म वगैरह, ठीक है। तो लिख देना सीधे स्थविरावादिन्स बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो ठीक है। तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में जो संघ है ब्रोक हो जाता है एक स्थविरावादिन्स में और एक महासंघिका में। तो स्थविरावादिन्स को बोला जाता है बिलीवर्स इन द टीचिंग्स ऑफ एल्डर्स और महासंघिका को बोला जाता है मेंबर्स ऑफ द ग्रेट कम्युनिटी, ठीक है। तो बाद में वो होता है महायान, हिनायान, वो अलग है। ये सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में अभी स्थविरावादिन्स और महासंघिका में विभाजित हो गया है। अब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है 250 BC में। कौन होता है उस समय? राजा अशोक। कहाँ करवाता है? पाटलिपुत्र में। अब मगध की कैपिटल हो गई है पाटलिपुत्र। यहाँ पर अभिधाम पिताका लिखी जाती है। अभिधाम पिताका क्या है? ये इंटरप्रिटेशन है बुद्धा की सेइंग्स का। वो सीधे बुद्धा ने जो बोला है उसमें लिखा गया है, किसमें? सुत्त पिताका में। लेकिन उनका इंटरप्रिटेशन वो किसने किया है? अभिधाम पिताका में लिखा गया है। उनकी फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सेइंग्स ऑफ बुद्धा, कि वो क्या कहना रियल में चाह रहे हैं, ठीक है। और इसके चेयरमैन कौन था इस थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का? मोगालीपुट्ट टिस्सा। मोगालीपुट्ट टिस्सा, याद रखना इसको। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का कौन था? सब्बकाम्य। पहले का महाकश्यप। अब होती है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। ये 1st सेंचुरी AD में होती है, ठीक है। कहाँ पर? कश्मीर में। कश्मीर को उस समय कुंडल वन बोला जाता था, ठीक है। उस समय राजा कौन होता है? कनिष्क राजा, ठीक है। और इसका चेयरमैन कौन होता है? वासुमित्र और अश्वघोष, ठीक है। इन दोनों के चेयरमैनशिप में ये काउंसिल होती है। इसी काउंसिल में एक और 2 नए सेक्ट्स बनते हैं। एक होता है सारावस्तीवादिन्स। सारावस्तीवादिन जो अभी मथुरा और कश्मीर के एरिया में फैला हुआ है। और इस सारावस्तीवादिन की को कोडिफाई किया है एक बुक में, महाविभास नामक बुक में। तो सारावस्तीवादिन भी एक नया सेक्ट बाहर निकल के आता है। सारावस्तीवादिन का कंसेप्ट है अनित्य। अनित्य इनका कंसेप्ट है, ठीक है। महासंघिका का कंसेप्ट क्या है? शून्यवाद। याद रखना, महासंघिका का कंसेप्ट है शून्यवाद। शून्यवाद, ठीक है। तो कभी आ जाए शून्यवाद किससे रिलेटेड है? वो है बुद्धिज्म से रिलेटेड, और वो महासंघिका कम्युनिटी का कंसेप्ट है। सारावस्तीवादी का कंसेप्ट है अनित्य। शून्यवाद मतलब है कि एम्प्टीनेस ऑफ माइंड, मतलब दिमाग में दुख और सुख दोनों नहीं होना चाहिए, कि हम दुख आ गया हम रोने लग गए और सुख आ गया हम मजे करने लग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एम्प्टीनेस ऑफ माइंड। और जब एम्प्टी माइंड हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा से फिर उसी में यही सब कचरा भर लो। तो जब एम्प्टी हो जाए तो माइंड को ही खत्म कर दो, उसका कंसेप्ट शून्यवाद का। माइंड को ही खत्म करने का मतलब ये नहीं कि सही में आपको मैंने माइंड खत्म कर दिया, मतलब अपने माइंड को ऐसा कर दो कि एक बार बुरी विचार और अच्छे विचार आपको असर नहीं कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम कभी ऐसे विचार दोबारा आपके माइंड में आए ही ना। ऐसा समझ लीजिए कि माइंड है ही नहीं कि आपके मन में ऐसे विचार आए, आपके दिमाग में ऐसे विचार आए, ठीक है। वो है अनित्य। और सारावस्तीवादी का जो कंसेप्ट है अनित्य, वो बोलता है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, ठीक है, नॉन परमानेंसी, ठीक है। तो वो सारा हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं या उससे ज़्यादा पहलू हो सकते हैं। तो कोई भी चीज़ परफेक्टली सही नहीं हो सकती, ठीक है। उसी को सारावस्तीवादी बोलते हैं। हो सकता है कि मैं अनित्य का कंसेप्ट भी गलत बता रहा हूँ, तो वही अनित्य का कंसेप्ट भी यही है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं हो सकती। तो शायद मैं जो बोल रहा हूँ या कोई भी चीज़ सच नहीं हो सकती, तो शायद जो मैं बोल रहा हूँ वो भी हो सकता है सच ना हो, ठीक है। तो यही अनित्य का कंसेप्ट है सारावस्तीवादी का। उसके अलावा यहाँ पर सबसे बड़ा महायान और हिनायान का विभाजन हुआ। 2 और सेक्ट्स, बड़े सेक्ट निकले, जिनको महायान बोला गया, इनको बोला गया ग्रेटर व्हीकल्स, और हिनायान मतलब लेसर व्हीकल्स, ठीक है। अल्ट्रुइज्म वाज द की नोट ऑफ महायान, मतलब लोगों की सेवा करना बिना किसी इच्छा के, ठीक है। दे बिलीव्ड इन दी साल्वेशन थ्रू बोधिसत्वा। तो अगर कभी एग्जाम में आ जाए कि बोधिसत्वा को कौन मानते थे, तो बोधिसत्वा को मानने वाले महायान सेक्ट थे, ठीक है, जो बोधिसत्व को मानते थे। और बोधिसत्व होते क्या ना, वो व्यक्ति जो बुद्ध बनने के रास्ते में है लेकिन वो बुद्ध नहीं बन रहा है, ताकि आसपास के लोगों को अच्छे से और ज्ञान दे सके। क्योंकि जब एक बार बुद्ध बन गए तो आप एक टीचर हो गए,
यूनिवर्सल टीचर हो गए। लेकिन आप एक टीचर से भी सीख सकते हैं और एक दोस्त से भी सीख सकते हैं। तो ये बोधिसत्व दोस्त बन के लोगों को बुद्धिज़्म की टीचिंग्स बताते हैं और वो बुद्ध नहीं बनते। याद रखना, बुद्ध एक नहीं हो सकता। सिद्धार्थ गौतम की मोनोपोली नहीं थी कि बुद्ध बनने की, ऐसा मुझे इनकी टीचिंग्स में पढ़ने को मिला। वो खुद कहते हैं कि इनकी मोनोपोली नहीं है, बुद्धा बहुत आएंगे और पिछले जीवन में भी बुद्धा रहे हैं। तो बुद्ध कोई भी बन सकता है जिसने अपनी सफरिंग्स पे कंट्रोल कर ली, वो बुद्ध बन जाएगा। ठीक है, यही इनकी टीचिंग्स, यही इनकी मेन टीचिंग्स है, शुरुआत की टीचिंग्स। बाद में इनको गॉड मान लिया गया। महायान सेक्ट में इनकी मूर्ति पूजा भी सबसे पहले महायान सेक्ट में शुरू हुई। याद रखिएगा, इंडिया में सबसे पहले जो मूर्ति पूजा शुरू हुई थी वो महायान सेक्ट ने करी थी गौतम बुद्ध की। उस समय तक वैदिक रिलीजन में भी मूर्ति पूजन शुरू नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। लेकिन जो मेन टीचिंग्स थी, सबसे ओल्डेस्ट टीचिंग थी, वो बुद्ध जी खुद कहते थे कि कोई भी बुद्ध बन सकता है, बस सफरिंग्स को जिसने एंड कर दिया अपने। ठीक है, अब ये महायान और हिनयान जो सेक्ट बने वो कैसे कैसे स्प्रेड हुए, या बुद्धिज्म कैसे कैसे स्प्रेड हुआ। सबसे पहली बात, क्या रीजंस थे बुद्धिज्म के स्प्रेड होने के? पहली बात, जो वैदिक में जो बहुत सारे कल्ट, बहुत सारे रिचुअल्स आ गए थे, ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में, उसको बुद्धिज्म ने समाप्त किया। सिंपल रिचुअल्स होते थे, ठीक है, एक चैत्य होता था जहाँ पर लोग पूजा करते थे सैक्रेड स्पॉट में। ठीक है, उसके अलावा स्तूप बनाए गए थे जिसमें बुद्ध जी के एसेस, टोटल 9 स्तूप्स थे, जिसमें 8 में बुद्ध जी के एसेस रखे हुए थे और एक में उनसे रिलेटेड सामान रखा गया था, उसके ऊपर स्तूप बना दिया गया था। उसके बाद बुद्ध जी को इमेज फॉर्म में वर्शिप की जाने लगी। अशोक ने सबसे बड़ा काम किया भारत के बाहर बुद्धिज्म को फैलाने का। राजा अशोक, जो कि मौर्यन एम्पायर के थे, इंडिया और श्रीलंका में इन्होंने ये अपना बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार किया, उनकी टीचिंग्स का, उनके धम्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, उसके बाद और नए सेक्ट बने, सौतांत्रिका और समितया। ठीक है, ये हिनयान बुद्धिज्म के अंडर 2 सेक्ट और बने, सौतांत्रिका और समितया। ठीक है, और महायान के अंदर भी 2 और सेक्ट नए बने, मध्यामिका और योगाकार। तो हिनयान के अंदर भी 2 बन गए, समितया और सौतांत्रिका, और महायान के अंदर मध्यमिका और योगाकार। याद रखना इसको। उसके बाद जब मौर्यन एम्पायर समाप्त हुई तो पुष्यमित्र शुंगा, जो कि एक ब्राह्मण था, इसने बुद्धिस्ट लोगों का परसिक्यूशन शुरू किया, मारना शुरू किया और उनको समाप्त करने की कोशिश करी। ठीक है, फिर भी ये जो फेथ था वो कंटिन्यू ग्रो करता रहा। श्रीलंका में हिनयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म फैला। ठीक है, म्यांमार में भी हिनयान फॉर्म, और साउथ ईस्ट एशिया में जैसे वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड वगैरह में भी हिनयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म फैला। महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म कहाँ फैला? चीन में, जापान में। ठीक है, उसके बाद जब हुआन सैंग आया, एक चाइनीज ट्रेवलर 7th सेंचुरी एडी में, ठीक है, हर्षवर्धन के पीरियड के टाइम में, उसमें नॉर्थ इंडिया का राजा था हर्षवर्धन। ठीक है, तो इसने पाया कि हिनयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म केवल वेस्टर्न पार्ट में है, बल्कि महायान फॉर्म लगभग पूरे देश में फैल चुका है। फिर नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि एक बौद्ध यूनिवर्सिटी थी, वहाँ से मॉन्क थे एक पद्म संभव, उन्होंने पूरे तिब्बत को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कराया। ठीक है, उसके बाद एक तीसरा व्हीकल जिसको बोला गया वज्रयान, महायान, हिनयान, तो 2 व्हीकल हो गए, जिसको बोलता है व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट। ये 8वीं सेंचुरी के आसपास ईस्टर्न इंडिया में फैला, जिसमें कल्ट ऑफ मैजिक और मिस्टिसिज्म भी इंक्लूडेड कर दिया गया था। फिर आगे चल के तिब्बत में भी सेम यही वज्रयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म फैला। किसके थ्रू? बाय द मिशन सेंट फ्रॉम विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के मिशन के थ्रू। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का जो फाउंडर था वो कौन था? धर्मपाल, जो कि पाल डायनेस्टी का रूलर था। और
नालंदा यूनिवर्सिटी का जो फाउंडर था वो कौन था? कुमारगुप्त, जो कि गुप्ता डायनेस्टी से था। ठीक है, अब क्या है, हम कारण जान लेते हैं इनके डिक्लाइन का, कॉजेज ऑफ डिक्लाइन इन इंडिया ऑफ बुद्धिज्म। इन्होंने आइडल वर्शिप शुरू करी और साथ ही साथ ब्राह्मणिकल रिचुअल्स को भी अपने में इंक्लूड करना शुरू कर दिया था, और वो ब्राह्मण पंडितों की तरह भी ऑफर लेने शुरू कर दिए लोगों से। ठीक है, उसके अलावा ब्राह्मणिज्म ने भी खुद को रिफॉर्म किया। इनकी मूर्ति पूजा देख के ब्राह्मणिज्म में भी मूर्ति पूजा शुरू हुई। ठीक है, उसके बाद जब भगवतिज्म शुरू हुआ तो जो भगवान विष्णु को मानने वाले और भगवान कृष्ण को मानने वाले लोगों का बहुत तेज़ी से प्रसार हुआ, कीर्तन वीर्तन शुरू हुए, तो ये सेक्ट भी बहुत तेज़ी से फैलने लग गया, कृष्ण जी को मानने वाले। उसके बाद श्रीमद् भगवद गीता जैसी फिलोसफिकल टीचिंग्स बुक्स भी लिखी गई। ठीक है, उसके अलावा धीरे धीरे ये बुद्धिज़्म में भी संस्कृत को अपनाने लगे और पाली को छोड़ने लगे। ये भी एक रीज़न बना कि क्यों बुद्धिज़्म डिक्लाइन हुआ। ये सब कारण थे बुद्धिज़्म के को बढ़ने के आगे, कि लोकल लैंग्वेज यूज़ करना, इन रिचुअल्स वगैरह से दूर रहना लोगों को, ताकि लोग अपनी संपत्ति को ज़्यादा व्यय ना करें। लेकिन ये लोग भी यही सब चीज़ करने लगे, इसीलिए धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। उसके अलावा मॉन्क्स के मोरल स्टैंडर्ड्स में भी डिटेरियोरेशन होने लग गया। और सबसे बड़ा कारण एक हूण किंग था, जो कि अटैकर था, मिहिर कुल। उसने 6th सेंचुरी एडी में बहुत ज़्यादा बुद्धिज़्म को समाप्त करने की कोशिश करी, साथ ही साथ बोधि ट्री भी कटवाया था इसने। फिर उसके बाद टर्किश इन्वेड हुआ 12th सेंचुरी एडी में, तो उन्होंने भी ये भी सब रीज़न है बुद्धिज़्म के ना फैलने के इंडिया में। ठीक है, बुद्धिज़्म के 3 जेवल्स, 3 रत्न है। एक बुद्ध खुद, ठीक है, जो कि इन टीचिंग्स, अपनी टीचिंग्स को फैलाएं, अपने धर्म को लोगों को बांटें, ताकि वो लोग भी सफरिंग से दूर हो सकें, और जो इनकी टीचिंग्स को फॉलो करने वाले उनको बोला जाता है संघ। तो ये 3 ज्वेल्स होते हैं। इनके 5 प्रिसेप्ट्स हैं कि जो भी इनके संघ में आएगा उनको ये फॉलो करना पड़ेगा। पहला है नॉन वायलेंस, अहिंसा, नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य का भी पालन करना पड़ेगा, ट्रुथ, सत्य का भी पालन करना पड़ेगा, सत्य बोलना पड़ेगा, अहिंसा करनी पड़ेगी, नॉन स्टीलिंग, कभी किसी की चीज़ चुरानी नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, मतलब अल्कोहल से दूर रहना है, नशे से दूर रहना है। ठीक है, ये सब इनके संघ के कोड्स हैं जो हम फॉलो करने हैं, याद रखिएगा। अहिंसा, सत्य, नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य और अल्कोहल से दूर रहना है। ठीक है, अब इनकी लिटरेचर के बारे में इंपॉर्टेंट हम पढ़ लेते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है, बस इसी स्लाइड्स को पढ़ लीजिए, इसके बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आने वाला। महायान टेक्स्ट है एक ललित विस्तार करके। ठीक है, सूत पिताका के 5 ग्रुप्स थे। सूत पिताका याद रखिए, 2nd बुद्धिस्ट काउंसिल में लिखा गया था। ठीक है, आनंद ने लिखा था इनके बारे में, इनकी टीचिंग्स के बारे में, बुद्धा ने जो सरमंग्स दिए उनका कलेक्शन था। ठीक है, तो इसके 5 ग्रुप है। पहला है दिग् निकाय, दूसरा मध्यम निकाय, तीसरा संयुक्त निकाय, चौथा अंगोत्तर निकाय और 5वां खुदक निकाय। तो जो खुदक निकाय था इसमें धम्मपाद, थेरागाथा और थैरीगाथा और साथ ही साथ जटाका स्टोरीज भी इसी में लिखी गई है। तो याद रखना, जो जटाका स्टोरीज है, जटाक स्टोरीज क्या है, प्रीवियस जो बर्थ है बुद्ध के जो प्रीवियस बर्थ के उनकी कहानी को जटाका स्टोरीज बोला जाता है। ये किसमें? खुद निकाय में। और खुद निकाय किसका पार्ट है? सुत्त पिताका का। उसके बाद एक बुक है मिलिंद पांडव, जिसमें मिनेंडर, एक कश्मीर का राजा, क्वेश्चन करता है नागसेन से। ठीक है, उसके अलावा दीपवंश और महावंश, ये श्रीलंका में बुद्धिस्ट से रिलेटेड बुक्स हैं। बुद्धिज्म से रिलेटेड बुक दीपवंश और महावंश। अब बुद्ध और बोधिसत्वास के बारे में जान लेते हैं। तो याद रखिएगा, ये महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वाले बोधिसत्वास को मानते हैं। तो उसमें से जो स्थैर्यवादी स्कूल है, उन्होंने 25 बुद्धा को काउंट किया है। 25 बुद्धा की अभी तक लाइफ में 25 बुद्धाज हुए हैं। हमने कहा ना, बुद्धा की कोई मोनोपोली नहीं कि एक ही बनेगा, कोई भी बुद्ध बन सकता है। तो उन्होंने 25 बुद्ध काउंट किए हैं।
बोधिसत्वस क्या होते हैं, जिनको महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म मानते हैं, वो कहते हैं आर द पर्सन ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग बुद्ध बट डिलेइंग इट टू क्योर सफरिंग्स ऑफ द पीपल। बट वो डिले कर रहे हैं अपने बुद्ध बनने को, ठीक है। और यही नहीं कि बुद्ध कोई भी बन सकता है, बल्कि ऐसा माना जाता है कि बुद्ध ने एनिमल और ह्यूमन फॉर्म्स, किसी भी तरह के फॉर्म को वो अपना सकते हैं। मतलब यहाँ तक कि एक इंसान, एक जानवर भी बुद्ध बन सकता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है मैत्रेय जो है वो फ्यूचर आने वाले समय में बुद्धा है, ठीक है। महायान बोला ही मैंने बोधिसत्व। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बोधिसत्व अवलोकितेश्वर या पद्मपानी, ठीक है। पद्मपानी मतलब लोटस बियर, इनके हाथ में फूल, कमल का फूल रहता है, ये एक बोधिसत्व है। पद्मपानी या अवलोकितेश्वर। एक बुद्ध है वज्र, एक बोधिसत्व है वज्रपानी, तो इनके हाथ में एक वज्र रहता है, थंडरबोल्ट। एक है मंजूश्री बोधिसत्व, इनके हाथ में तलवार रहती है, मंजूश्री बोधिसत्व, ठीक है। और एक डिवाइन बुद्ध, जिनको बोला जाता है अमिताभ। ये बोधिसत्व नहीं, बुद्ध की बात कर रहे हैं। फ्यूचर बुद्ध कौन है? मैत्रेय। डिवाइन बुद्ध कौन है? अमिताभ। याद रखिएगा, डिवाइन बुद्ध कौन है? अमिताभ। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म, क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा इन बुद्धिज्म का, ठीक है। इट प्रोमोटेड रैशनलिज्म, मतलब क्वेश्चन करना सिखाया इन्होंने लोगों को, कि जो चला आ रहा है जरूरी नहीं कि वो सही हो, थोड़ा अलग भी आपको कर सकते, ठीक है। क्वालिटी, जो वुमेन की और शूद्रा की क्वालिटी इंप्रूव हुई, उनको एक इम्पोर्टेंस दी गई इस बुद्धिज्म में, ठीक है। साथ ही साथ कैटल वेल्थ बूस्ट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वैदिक रिचुअल्स में क्या होता था, बलि की प्रथा बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसमें जानवरों को मार दिया जाता था। बुद्धिज्म में ऐसा नहीं था। बुद्धिज्म में अहिंसा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह कैटल वेल्थ जो है बूस्ट हुई, ठीक है। उसके अलावा इट लेड द फाउंडेशन ऑफ इमेज वर्शिप इन इंडिया, महायान बुद्धिज्म ने, ठीक है। उसके अलावा पाली लैंग्वेज को उन्होंने एनरिच किया, क्योंकि बहुत सारी जो टेक्स्ट हैं वो पाली लैंग्वेज में ही लिखे गए हैं, ठीक है। साथ ही साथ नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनी, वल्लभी गुजरात में यूनिवर्सिटी बनी। ये सब बुद्धिज्म का ही देन है, ठीक है। इन्हीं की टीचिंग्स के लिए ये सब यूनिवर्सिटी बनाई गई। उसके अलावा आर्ट और आर्किटेक्चर में जो स्तूपास हैं वो बुद्धिज्म से रिलेटेड ही हैं, जो बनाए गए हैं। स्टोन पिलर्स डिपेक्टिंग द लाइफ ऑफ बुद्धा, ये अशोका ने अपने टाइम पे इरेक्ट कराए, जो सांची, बढ़ुत और गया में भी मिलते हैं, ठीक है। अमरावती और नागार्जुन कोंडा में भी इनके स्तूप मिलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ स्कल्पचर भी मिलते हैं गंधार आर्ट से रिलेटेड, ठीक है। गंधार आर्ट के स्कल्पचर, और साथ ही साथ सारनाथ स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर, मथुरा स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर और अमरावती स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर, ये चारों मैक्सिमम बुद्धिज्म को ही डिनोट करते हैं ये, ठीक है, स्कल्पचर्स। 8 होली प्लेसेस, ऐसे होली प्लेसेस जहाँ पर ये विजिट किए थे: लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ एंड कुशीनगर, ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा श्रावस्ती, जो कि कौशल राज्य की कैपिटल थी, राजगिर, वैशाली और सांकस्य, ठीक है। ये 8 होली प्लेसेस हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड। उसके अलावा अमरावती और नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में, नालंदा बिहार में, जूनागढ़ और वल्लभी गुजरात में, सांची एंड बढ़ौत एमपी में, अजंता एंड एलोरा महाराष्ट्र में, धौलागिरी उड़ीसा में, जगाडला वेस्ट बंगाल में और सोमापुरा बांग्लादेश में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। यहाँ पर कहीं ना कहीं स्तूप मिलते हैं या फिर उनसे रिलेटेड केव्स मिलती हैं, विहार भी मिलता है। देखो, चैत्य और विहार 2 चीज़ें हैं। चैत्य वो होता है प्रेइंग हॉल, जहाँ पर एक सेक्रेट प्लेस है, जहाँ पर सारे बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले आके प्रे करते हैं। विहार जहाँ पर वो रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनके रॉयल पैटर्न्स कौन थे? अशोका तो सबसे इंपॉर्टेंट रॉयल पैटर्न थे। उसके अलावा दशरथ, जो भी एक मौर्यन रूलर थे, वो भी थे। प्रद्योत, एक अवंती रूलर थे, वो भी रॉयल पैटर्न्स थे। इन्होंने बुद्धिज़्म को प्रचार प्रसार कर लिए आगे बढ़े। प्रसन्नजीत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कौशल रूलर थे, ये भी रॉयल पैटर्न थे। बिंबिसार और अजातशत्रु, ये भी थे ही, जिनके टाइम पे
फर्स्ट और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ। उसके बाद उदयन जो कि वत्स रूलर थे, ये भी इनके पैटर्न थे। बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी हम पढ़ चुके हैं, नालंदा बिहार में है, कुमारगुप्त ने बनाई थी। विक्रमशिला भागलपुर बिहार में है, धर्मपाल ने बनाई थी। वल्लभी गुजरात में, जिसको भत्रक ने बनाई थी, जो कि एक मैत्रक रूलर था। ओडंतीपुर इसको भी बिहार में बनाई थी, जिसको गोपाल ने बनाई थी। और एक सोमापुर है बंगाल में, जिसको रामपाल, जो कि पाल डायनेस्टी से रिलेटेड था। ये दोनों इन्होंने बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज यहाँ पर बनाई थी। तो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी नालंदा और विक्रमशिला में ही नहीं है, तो वल्लभी में भी है, ओडंतीपुर बिहार में भी है, और सोमपुर बंगाल में भी है। इसी के साथ बुद्धिज़्म हमारा कंप्लीट होता है। आशा आपको सही लगा होगा। धन्यवाद।